हेलो एवरीवन। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पिन स्पिन कपलिंग। मीन्स चक्रण चक्रण युग्मन। इसे आप कपलिंग कह लीजिए या स्प्लिटिंग कह लीजिए, दोनों को ही एक ही मीन्स है और उसको हम आज डिस्कस करेंगे। जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, उसी में हमने डिस्कस किया था कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रा को स्टडी करना होता है तब उसमें हम मेन 3-4 इन्फॉर्मेशन हम उस स्पेक्ट्रा में देखते हैं। जिसमें हमने फर्स्ट क्या डिस्कस की थी, नंबर ऑफ सिग्नल्स, मतलब हमें किसी भी कंपाउंड के एनएमआर स्पेक्ट्रा में कितने सिग्नल मिलेंगे, पहली चीज़ हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो वो हमने उसमें सीख लिया था। सेकंड चीज़ हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि एनएमआर स्पेक्ट्रा में जो आपके सिग्नल आ रहे हैं उनकी पोजीशन क्या होगी, जिसे हमने केमिकल शिफ्ट और उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग में डिस्कस किया कि डेल्टा स्केल पे किसी भी प्रोटॉन एनएमआर की सिग्नल की वैल्यू को हम कहाँ पे शो करेंगे और उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। शील्डिंग, डी शील्डिंग भी हमने डिस्कस की। अब जो थर्ड पैरामीटर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पिन स्पिन कपलिंग। कि हमें ये पता चल गया कि सिग्नल कितने मिलेंगे, ये पता चल गया कि सिग्नल की पोजीशन कहाँ होगी। अब आपने एनएमआर स्पेक्ट्रा देखा भी है एक दो बार कि उसमें क्या होता है, जो उसकी आपके जो सिग्नल आ रहा है उसका जो पीक होती है वो क्या होती है, एक से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाती है। मीन्स सिग्नल तो एक ही है, वो क्या है, जितने भी इक्विवेलेंट कोई भी प्रोटॉन है उनके कारण एक सिग्नल आपको मिल रहा है। मान लीजिए 5 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, उनका सिग्नल इक्विवेलेंट है, मतलब समतुल्य है, तो उनका सिग्नल हमें पता है कि एक ही मिलेगा हमें। तो सिग्नल तो एक मिल रहा है, लेकिन वो क्या करता है, एक से ज़्यादा उसकी पीक डिवाइड हो जाती है 5 के कारण। तो वो डिवाइडेशन किसकी वजह से होता है, कैसे होता है, उसी को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आपने यह भी पढ़ा कि जो इसमें स्प्लिटिंग या कपलिंग में होता क्या है कि जो आपका प्रोटॉन है उसकी क्या होती है, हमने पढ़ा था, स्पिन होती है। प्रोटॉन क्या करता है, चक्रण करता है, और प्रोटॉन के चक्रण के कारण क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जब कंपाउंड में क्या है, एक से ज़्यादा प्रोटॉन है तो सभी प्रोटॉन क्या करेंगे, स्पिन करेंगे, और सभी के चक्रण के कारण क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जब एक से ज़्यादा प्रोटॉन है और सभी का चुंबकीय क्षेत्र है तो क्या होता है कि जो आपका प्रोटॉन है उसके चक्रण पर या उसके चुंबकीय क्षेत्र पर जो उसको प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र अनुभव हो रहा है किसी एक प्रोटॉन को जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसके चुंबकीय क्षेत्र पर उसके जो निकटवर्ती जो पड़ोसी प्रोटॉन है अगल बगल वाले, उनके चक्रण का भी प्रभाव पड़ता है। कि उनके चक्रण के कारण जो आपके नेबरिंग प्रोटॉन हैं उनके चक्रण के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो उस प्रोटॉन के एनएमआर सिग्नल को क्या करता है, स्प्लिट कर देता है। तो यहाँ पे आपने क्या मेन पॉइंट डिस्कस किया कि जो स्प्लिटिंग होती है किसी भी सिग्नल की वो किसके कारण होती है, नेबरिंग प्रोटॉन के कारण होती है। ये प्रोटॉन की खुद की प्रॉपर्टी नहीं कि उसके कारण ये चक्रण नहीं हो रहा है आपका, कि प्रोटॉन के कारण आपका चक्रण नहीं हो रहा है, बल्कि किसके कारण हो रहा है, नेबरिंग प्रोटॉन के कारण हो रहा है। तो नेबरिंग प्रोटॉन के कारण कैसे होगा उसे हम आगे देखते हैं। कि जब हमने क्या डिस्कस किया था, जब हमने रासायनिक विस्थापन पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका नाभिक है, जो भी आप प्रोटॉन ले रहे हैं उस पर जो आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं वो किसके द्वारा प्रभावित होता है, नाभिक के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण। और इसी को हम क्या बोल रहे थे, रासायनिक विस्थापन। अब स्पिन स्पिन कपलिंग में क्या होता है कि जो आपका प्रोटॉन है उस पे ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है वो किसके द्वारा प्रभावित होता है, आपके नेबरिंग प्रोटॉन के चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रभावित होता है। तो इस तरह से किसी एक प्रकार के आपके जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, समतुल्य प्रोटॉन है सारे, उनका इंटरेक्शन
किसी दूसरे प्रकार के समतुल्य प्रोटॉनों के समुच्चय से होता है और इसी इंटरेक्शन के कारण, इसी को कपलिंग कह लीजिए, इसी इंटरेक्शन को हम स्पिन स्पिन कपलिंग कहते हैं। और इसी के कारण जो आपका सिग्नल आ रहा है उसकी पीक क्या होती है, स्प्लिट होती है। तो चक्रण चक्रण युग्मन क्या होता है, आई होप आप लोग उसका एक आइडिया आपको मिल गया होगा। अब बात है कि जो आपका चक्रण चक्रण युग्मन आ रहा है उसको नापने का पैरामीटर क्या है, कि उसको हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे रासायनिक विस्थापन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, डेल्टा की वैल्यू से। डेल्टा की वैल्यू से हम बता रहे थे कि कितना केमिकल शिफ्ट हुआ, डीशिल्डेड है कि शिल्डेड है। तो उसी तरह हम कपलिंग जो आपकी हो रही है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम कपलिंग कांस्टेंट के द्वारा, युग्मन स्थिरांक के द्वारा। और जो ये युग्मन स्थिरांक है ये होता क्या है कि जो भी आपका मल्टीप्लेट मिल रहा है, मल्टीप्लेट में मतलब जिसमें एक से ज़्यादा पीक मिल रही है, 2 पीक मिल रही हैं, 3 पीक मिल रही हैं, 2 मिल रही हैं तो डबलेट कहलाएगा, 3 मिल रही है तो ट्रिपलेट, 4 तो क्वाड्रेट। तो ये आप लोग जानते हैं। किसी मल्टीप्लेट में जो आपके पीक्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं। और इस कपलिंग कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से, कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। तो क्या होता है कि कपलिंग कांस्टेंट क्या हुआ, पीक्स के बीच की डिस्टेंस रिप्रेजेंट किससे किया गया, जे से, यूनिट क्या होती है हर्ट्ज। तो ये 2-3 पॉइंट हैं जिनको आप याद रखिएगा। अब इसकी जो वैल्यू होती है, जो आपका कपलिंग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 to 20 अप्रोक्सीमेट होती है, इससे ज़्यादा कमी होती है। अब बात आती है कि इसकी वैल्यू पर हम ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू पर जो है आपका वो किस पे डिपेंड करती है। तो इसकी वैल्यू आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करती है, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका रासायनिक विस्थापन था उसमें जो आपकी विभेदन वगैरह हो रहा था वो आपका डिपेंड कर रहा था किस पे, आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे, कि आपको ज़्यादा क्लियर स्पेक्ट्रा मिलता है जब आप हाई फ्रीक्वेंसी के या हाई जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाई करते हैं। तो बट यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आपके कपलिंग कांस्टेंट पे नहीं पड़ता है। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है कि जो आपके नेबरिंग प्रोटॉन्स का ग्रुप है वो आपस में कैसा इंटरेक्शन रख रहा है, उनकी आपस में अरेंजमेंट कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक बार यहाँ पे आप देखिए कि जो आपका जे है वो क्या होता है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक यहाँ पे क्या है, आपका ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट में कितनी पीक्स आ रही हैं, 3 पीक आ रही हैं। तो यहाँ पे तीनों पीक किस में डिवाइड है, 3 पॉइंट्स में डिवाइड है। तो इसमें 2 पीक के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, कपलिंग कांस्टेंट या जे कहते हैं। और किसी एक मल्टीप्लेट के लिए ये जे की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होती है। ये वाला जे भी और ये वाला जे भी क्या है, समान, किसी एक मल्टीप्लेट की। जैसे यहाँ डबलेट है तो उनके बीच की वैल्यू क्या होगी, जे, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कपलिंग कांस्टेंट्स। तो इस तरह से हम एक मल्टीप्लेट में 2 पीक्स के बीच की डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें कपलिंग कांस्टेंट के बारे में ध्यान रखना है कि जो आपका रासायनिक विस्थापन है और युग्मन स्थिरांक है, इसके अनुपात के आधार पर एनएमआर स्पेक्ट्रा को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 तरह के पार्ट्स में बांट सकते हैं। कि अगर आपका रासायनिक विस्थापन की वैल्यू ज़्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे, कैसी कोटि का एनएमआर है, फर्स्ट ऑर्डर का एनएमआर है, स्पेक्ट्रा है। लेकिन अगर रासायनिक विस्थापन की वैल्यू क्या है, कम है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, अगर 7 से ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो एनएमआर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा। अगर 7 से कम है या उसके इक्वल है इन दोनों का रेशियो, तो एनएमआर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्डर का या हाई ऑर्डर का आप कह सकते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रा में मिलता है। अब यह है कि इसका द्वारा हम युग्मन स्थिरांक के द्वारा एक पॉइंट और हम स्पेक्ट्रा में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कई बार हमें ये कन्फ्यूजन होता है स्पेक्ट्रा को देख के कि वो स्पेक्ट्रा में जो हमें पीक मिल रही हैं वो
एक ही सिग्नल की पीक है या दो अलग अलग सिग्नल है। जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे क्या है, आपको कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये जो पीक्स आ रही हैं इनका तो चलो ठीक है, ये एक जैसा मल्टीप्लेट दिख रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन कई बार ये डिस्टेंस जो है मल्टीप्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है ये इतना कम होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दो अलग अलग सिग्नल है या एक ही सिग्नल की स्प्लिटिंग हुई हुई है। तो इसको हम कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सिग्नल एक ही है या दो अलग अलग सिग्नल है। कैसे करेंगे तो आप देखिए, एक बार के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे कि जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोई एक डबलेट है या एक सिंगलेट है, दो सिंगलेट है। डबलेट का मतलब कितनी पीक में स्प्लिट हुआ है, वो सिग्नल तो एक ही है लेकिन स्प्लिट कितने में हो गया, दो में हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, डबलेट। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास दो सिंगलेट है, तो सिंगलेट में भी कितनी पीक है, दो सिंगलेट है इसलिए कितनी पीक है, दो। और डबलेट में भी कितनी पीक है, दो पीक। पीक तो नहीं है, एक पीक है, बट वो स्प्लिट होगी किसमें, टू पार्ट्स में। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो आपका सिग्नल है वो एक ही है या डबल है। तो इसको आपको देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके देखिए, और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर आपके जो पीक्स आ रही हैं उनके बीच की डिस्टेंस में कोई फ़र्क आता है, मीन्स जो आपकी ये, जैसे आपने यहाँ पे एक पीक ली, दूसरी पीक आपकी यहीं पे आ गई है, मान लीजिए डबलेट है और ये दो सिंगलेट है, इनके बीच की डिस्टेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, जे, और ये तो दोनों अलग सिग्नल है तो इनके बीच में कोई जे होगा नहीं। तो जब आप क्या करेंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जे पे, अभी हमने पढ़ा कि जे पे फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये जे अगर पहले 5 है तो अब बाद में भी 5 ही रहेगा। लेकिन जब आप दो अलग अलग सिग्नलों की बात करते हैं और आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो सिग्नल की क्या होती है, विभेदन की क्षमता या उसकी क्लियरिटी बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अब इनके पीक के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अगर डिस्टेंस में कोई फ़र्क आता है तो वो दो अलग अलग सिग्नल है, और अगर फ़र्क नहीं आता फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे भी तो वो एक ही सिग्नल दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो ये इसका एक अच्छा पॉइंट है कि हम इस चीज़ को हम कपलिंग कांस्टेंट से समझ सकते हैं अगर हमें कोई कन्फ्यूजन है तो। अब बात आता है कि चलो हमने ये तो देख लिया कि स्पिन स्पिन कपलिंग क्या होती है, और ये भी समझ लिया कि उस कपलिंग की वजह से NMR स्पेक्ट्रा क्या होगा, उसकी पीक्स क्या होंगी, स्प्लिट होंगी। किसकी वजह से, नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से। तो ये सब पॉइंट तो हमने समझ लिए, लेकिन अब हमें ये रह गया है कि वो स्प्लिटिंग होगी कैसे, कितने में होगी, इसके लिए भी कुछ फॉर्मूला हमें पढ़ना है। तो जो आपकी स्प्लिटिंग होती है उसके लिए आपको यहाँ दिख रहा होगा फॉर्मूला दिया गया है, N1 Na+1 इंटू NB+1। इस टाइप से हम इस फॉर्मूले से हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो प्रोटॉन का सिग्नल है वो उसकी पीक कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी या स्प्लिट होगी। अब बात आती है कि Na या Nb क्या है। Na और Nb हैं जिस भी प्रोटॉन की आप स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए आप इस प्रोटॉन की स्टडी कर रहे हैं, तो इसके पड़ोस में जो भी एटम है, जो भी कार्बन है, उस पे लगने वाले प्रोटॉनों की संख्या, मीन्स पड़ोसियों की संख्या। आप ये समझ लीजिए कि आपके घर के बगल में दो घर हैं, ठीक है, तो आपके एक पड़ोस में आपके राइट साइड में जो घर है उसमें कितने मेंबर हैं, और आपके लेफ़्ट साइड में जो घर है उसमें कितने मेंबर हैं। इस तरह से आपको देखना है कि आपके पड़ोस वाले जो है, मान लीजिए ये पड़ोस आपका, तो इसके कितने मेंबर हैं, इसमें कितने प्रोटॉन जुड़े हैं, और दूसरा प्रोटॉन आपका बी है तो इसमें कितने प्रोटॉन जुड़े हैं। तो ये आपके निकटवर्ती प्रोटॉनों की संख्या है। अब ये आप ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोटॉन हमेशा अलग अलग ही हो सकता है कि आपके दोनों अड़ोस पड़ोस के घर किसी एक ही इंसान के हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, मतलब कैसे हो, समतुल्य हों। जैसे कि आप एक बार के लिए प्रोपेन का एग्जांपल हम लिखें तो प्रोपेन में क्या होता है, CH2, ठीक है, CH3 और CH3। तो यहाँ पे पड़ोस में दो कार्बन तो हैं, इस कार्बन पे 3
प्रोटॉन है, इस कार्बन पे भी 3 प्रोटॉन है, बट ये तीनों प्रोटॉन कैसे हैं, दोनों आपस में केमिकली इक्विवेलेंट हैं। तो ये आपके अलग अलग सिग्नल नहीं देंगे, ये एक ही सिग्नल देंगे। हमें निकटवर्ती प्रोटॉनों की समुच्चयों की संख्या देखनी है। आप एक बार कह लीजिए जो आपके इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं वो उनकी संख्या आपको वहाँ पे देखनी है। तो अगर एक ही टाइप के हैं, सारे इक्विवेलेंट हैं, तो वो सारे किस कैटेगरी में आएंगे, Na में। अगर वो आपस में इक्विवेलेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, Na और Nb हो जाएंगे। तो इसे हम एग्जाम्पल्स में भी समझ लें। यहाँ पे आपको लिख भी रखा है कि Na का मतलब क्या है, ए प्रकार के समतुल्य प्रोटॉनों के समुच्चय में प्रोटॉनों की संख्या, और Nb क्या है, बी प्रकार के समतुल्य प्रोटॉनों के समुच्चय में प्रोटॉनों की संख्या। मीन्स और अगर ये दोनों समान होते तो हम एक ही जगह उसके नंबर लिख देते। अब इसे एग्जाम्पल से समझे तो आपको एथिल ब्रोमाइड का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिलेंगे, 2, क्योंकि CH3 और CH2 क्या है यहाँ पे केमिकल इक्विवेलेंट नहीं है, तो 2 सिग्नल मिलेंगे। पोजीशन आप इसकी देख सकते हैं डेल्टा की वैल्यू के बेस पे। अब बात है स्प्लिटिंग कैसे होगी, तो हम एक बार के लिए बात करते हैं CH3 की कि इसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी। CH3 का स्प्लिटिंग किसकी वजह से होगी, इसके पड़ोसी की वजह से, और इसका पड़ोसी कौन है, CH2। और इसके दोनों ही प्रोटॉन आपस में क्या है, केमिकली इक्विवेलेंट है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये क्या हम एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं। तो पड़ोसियों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 2 है। दूसरी साइड में कोई पड़ोस इसका है ही नहीं कि हम चेक करते कि वो केमिकल इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो उसकी तो हमें यहाँ पे देखना ही नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका नेबरिंग प्रोटॉन है वो कितने हैं, 2 हैं, तो उसकी वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे तो कितने में स्प्लिट होगा ये CH3 का सिग्नल, 3 में, और हमें क्या मिलेगा, ट्रिपलेट मिलता है। इसी तरह अगर आप बात करें CH2 की, तो CH2 के पड़ोस में कौन है, CH3, और इधर की साइड Br, तो Br की वजह से तो कोई स्प्लिटिंग होगी नहीं। CH3 में कितने प्रोटॉन है, 3, और ये तीनों ही प्रोटॉन क्या है, केमिकली इक्विवेलेंट है, तो इनकी वजह से जब स्प्लिटिंग होगी तो N कितना हो गया आपका, 3, और स्प्लिटिंग कितने में होगी, 4 में, तो आपको क्या मिलता है, क्वाड्रेट मिलता है। तो जो आपको ये मल्टीप्लेट मिलते हैं इनको हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं, जैसे सिंगलेट मिला तो 1 पीक, डबलेट मिला तो 2 पीक, ट्रिपलेट 3, इस तरह से हम इनको शो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसको, जो सिग्नल है इनमें जो इंटेंसिटी है, मतलब पीक की हाइट जो है उसका रेशियो हमें इस तरह से मिलता है कि अगर सिंगलेट हुआ तो एक ही है, डबलेट हुआ तो बराबर की मिलेंगी पीक, ट्रिपलेट हुआ तो बीच वाली पीक डबल इंटेंसिटी की मिलेगी। जैसे आप इस सिग्नल में भी देखिए कि डबलेट में क्या है, आपका बराबर किसी पीक मिल रही, मतलब रेशियो सेम है। ट्रिपलेट में ये पीक थोड़ी नीचे आनी चाहिए, सॉरी, ये 2 हो गया, और जो आपका क्वाड्रेट है उसमें बीच की पीक लंबी आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा है और बाद वालों की कम, तो इस तरह से ये इंटेंसिटी का रेशियो आता है। अब जो CH3Br का स्पेक्ट्रा भी हमने डिस्कस किया था कि स्प्लिटिंग कैसे होगी, उसे यहाँ आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि आप देखिए ये किसके कारण आ रहा है सिग्नल, आपका CH2 के कारण, 2 प्रोटॉन के कारण, यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ये किसके कारण आ रहा है, CH3 के कारण। स्प्लिटिंग में अभी हमने क्या पढ़ा था, CH3 वाला प्रोटॉन कितने पे स्प्लिट हो रहा था, 3 में ट्रिपलेट मिल रहा था, और CH2 वाला 4 में। तो आपको सेम चीज़ यहाँ दिख रही होगी, यहाँ पे 3 पीक्स मिल रहे हैं, 3 में डिवाइड है, स्प्लिट है, वो पीक एक ही है बट डिवाइड 3 में है थोड़ी। और अगर CH2 वाले की हम बात करें तो वो कितने में स्प्लिट है, 4 में। तो इस तरह से आपके NMR स्पेक्ट्रा की स्प्लिटिंग या विपाटन होता है, और ये किसके कारण हो रहा है कि एक प्रोटॉन के चक्रण का युग्मन किसके साथ हो रहा है, दूसरे प्रोटॉन के चक्रण के साथ, या उसे इंटरेक्शन कह लीजिए, तो उसे उसके कारण क्या हो रहा है, इसका सिग्नल स्प्लिट हो रहा है। कि चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव एक दूसरे, जो आपके प्रोटॉन है उसके चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है, तो इस तरह से इसकी स्प्लिटिंग होती है। तो ये अब हमारा NMR स्पेक्ट्रा में स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल भी कंप्लीट हो गया है। अब हमने नंबर ऑफ सिग्नल निकालना भी सीख लिया है, सिग्नल की पोजीशन कहाँ आएगी, उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे ये भी हम सीख चुके हैं,
और सिग्नल की स्प्लिटिंग कैसे होगी ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ 1-2 पॉइंट जो आपके में रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे और देन हम इसके कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे और ये चैप्टर अब हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो आप लोग जो भी है इसको स्टडी कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए।